नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, द रियल मैथ यूट्यूब चैनल पर मैं इंद्राज मुल्ला आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो अलजेब्रा की क्लास चल रही थी, थर्ड लेक्चर कंप्लीट हो चुका था। आज लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, अलजेब्रा बीएससी के अंदर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग ईयर के अंदर है। जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर थर्ड ईयर के अंदर है। तो हमने कुछ एग्जाम्पल तथा डेफिनेशंस देख ली थी। तो आज आगे के क्वेश्चंस करते हैं, इसके जो बच गए थे वो। तो हमने पहले क्या देखा वो एक बार दोबारा से देख लो, उन चीज़ों को थोड़ा सा याद कर लो। ग्रुप की डेफिनेशन क्या थी, आबेली ग्रुप की डेफिनेशन क्या थी, आबेली ग्रुप की डेफिनेशंस क्या थी बताओ। तो इनको एक बार आप रिवाइज कर लो। देखो, सबसे पहले ग्रुप में समवर्तता यानी द्विचर संक्रिया देखते हैं कि है क्या नहीं। अगर कोई सेट ग्रुप बनाएगा तो उसके लिए सबसे पहले चेक करते हैं समवर्तता यानी द्विचर संक्रिया। दूसरे नंबर पर साहचर्यता चेक करते हैं। अगर साहचर्य है तो फिर आगे की तीसरे नंबर की कंडीशन चेक करते हैं, वो है तत्समक अवयव का अस्तित्व। फोर्थ नंबर पर देखते हैं प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। और फिफ्थ, अगर ग्रुप है तो ये क्या चार कंडीशन चेक करते हैं। ग्रुप के लिए तो क्या होती है, ये चार कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो फिर वो क्या हो गया, ग्रुप हो गया। अब आबेली ग्रुप के लिए मैंने एक बताया था, इसमें एक कंडीशन और ऐड कर दूं मैं, क्रम विनिमय नियम की अगर इसमें कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर क्या बोलूँगा मैं कि ये जो सेट है वो क्या हो जाएगा, आबेली ग्रुप हो जाएगा। आ गई बात समझ में यहाँ तक। तो ये चीज़ें थी जो मोस्टली यूज होगी इस चैप्टर में। तो इससे वैसे कुछ एग्जाम्पल करवाए थे मैंने, जैसे ग्रुप का एग्जाम्पल करवाया था, आबेली ग्रुप का एग्जाम्पल करवाया था। तो आज और एग्जाम्पल क्वेश्चंस करते हैं आबेली ग्रुप के लिए। देखते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल आबेली ग्रुप बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, कौन सी कंडीशन फेल हो रही है, वो चीज़ें आज यहाँ चेक करेंगे। तो एक दो दिन से क्लास नहीं हो पाई क्योंकि थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन थी, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ आपसे। और आज क्लास स्टार्ट करते हैं आगे। तो करो स्टार्ट। देखो, तो क्वेश्चंस लिखो, एग्जाम्पल नंबर 4 लिखो। थर्ड तक कर लिया था हमने, तो एग्जाम्पल नंबर 4 लिखो। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय GABCD जहाँ A इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दे रखी है, इकाई मैट्रिक्स दे रखी है, B इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दे रखी है, C इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दे रखी है और D इक्वल टू 4 मैट्रिक्स दे रखी है। और बोल रखा है कि आविवेक गुणन के लिए आबेली ग्रुप है या क्रम विनिमय समूह है। तो क्या चेक करना है, आबेली बोल दो या क्रम विनिमय बोल दो। आपको ये तो चीज़ मैंने डेफिनेशन में बता दी, इन दोनों का नाम एक नाम से ही पुकारते हैं। अगर आबेली पूछ रहा है तो भी वो क्रम विनिमय, क्रम विनिमय का मतलब क्या है, आबेली ग्रुप है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, द्विचर संक्रिया यानी समवर्तता प्रूव करेंगे, फिर साहचर्यता प्रूव करेंगे, फिर क्या करेंगे तत्समक अवयव, फिर क्या करेंगे प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। और आबेली पूछ रहा है तो क्रम विनिमय नियम की पालना भी इसमें होनी चाहिए। पांचों कंडीशन अगर ये सेटिस्फाई कर जाता है तो ये एग्जाम्पल क्या हो गया, जी समुच्चय क्या हो जाएगा, आबेली ग्रुप हो जाएगा। तो गुणन संक्रिया के लिए चेक करना है कि जी क्या है, आबेली ग्रुप है। तो करते हैं स्टार्ट। अब सबसे पहले मैंने आज 3 एग्जाम्पल करवाए थे, उनमें मैंने पहले क्या बताया था आपको कि संक्रिया सारणी बनाओ। ठीक है, तो सारणी बनाने के लिए क्या करते हैं अपन, अब यहाँ मैट्रिक्स दे रखी है तो एक का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, फिर सारणी डिनोट करेंगे। ठीक है, तो जो यूजेज सारणी में आएंगे उन चीज़ों को पहले निकाल के रख लेते हैं, फिर सारणी में जैसे यूज आएंगे यहाँ से देख के सारणी में डिनोट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो द्विचर संक्रिया के लिए क्या करना पड़ता है, जी से एलिमेंट लिए, ठीक है, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो संक्रिया थी, यहाँ गुणन के लिए तो गुणन के लिए संक्रिया होगी, अगर वो भी कहाँ आ जाए,
जी में आ जाए तो फिर क्या हो जाता है, जी संवर्त हो जाता है, यानी द्विचर संक्रिया सेटिस्फाई हो गई। तो करो स्टार्ट। इनका स्क्रीनशॉट ले लेना एग्जाम्पल क्वेश्चंस का, फिर आप नोट कर लेना, और जैसे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ उनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और चैनल को जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है पहले वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फिर आप क्लास लेते लेते भूल जाओगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना या नहीं किया। तो आप पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं क्लास अपलोड करूं तो आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अलजेब्रा की क्लास आपको रेगुलर लेनी है, कभी भी मिस नहीं करनी है, इसीलिए मैं आपको बेल आइकन के लिए बोल रहा हूं कि जब भी क्लास आए तो आप ज़रूर उस क्लास को देखें, तभी आपको अलजेब्रा बहुत अच्छे से ईजी वे में समझ में आ जाएगी। इससे ईजी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो करो स्टार्ट, सॉल्यूशन देखो। ये क्या दे रखा है, इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स दे रखी है, तो इकाई मैट्रिक्स अगर सारणी बनाएंगे तो वहाँ ए से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि गुणन संक्रिया दे रखी है। तो ए का ए से डॉट प्रोडक्ट करें तो क्या आता है, इकाई मैट्रिक्स का इकाई से ही डॉट प्रोडक्ट करें तो क्या आता है, हमेशा इकाई मैट्रिक्स आती है, कोई दिक्कत। अगर इकाई मैट्रिक्स को किसी अन्य मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें या किसी अन्य मैट्रिक्स को इकाई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स आती है जिसे मल्टीप्लाई किया है। इकाई मैट्रिक्स गुणन संक्रिया के लिए क्या होता है, तत्समक होती है। तो इसी प्रकार अगर इकाई मैट्रिक्स को सी किसी अन्य मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, या किसी अन्य मैट्रिक्स सी को मैं इकाई मैट्रिक्स एस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या आएगी, वो मैट्रिक्स सी आएगी। इसी प्रकार डी मैट्रिक्स थे कोई अन्य, उससे मैं इकाई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, या फिर मैं डी मैट्रिक्स को इकाई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये दोनों इक्वल आएगी। वो किसके इक्वल आएगी, डी के इक्वल आएगी, ठीक है। अब कुछ ऐसे होंगे जैसे बी को बी से बी मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है, क्योंकि बी तो इकाई नहीं है, अभी क्वेश्चंस में मैंने बता दिया था बी क्या है। तो बी को बी से मल्टीप्लाई किया तो बी मैंने मैट्रिक्स लिख ली 0 1 -1 0 0 1 -1 0। इनको मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं आपने 12th क्लास में 3rd चैप्टर था मैट्रिक्स में, आपने बहुत अच्छे से किया है। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ये क्या है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट 0 का रो के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया तो 0 × 0 क्या हो गया, 0। फिर क्या होता है, प्लस फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम के सेकेंड एलिमेंट का फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो गया, 0 प्लस -1 तो क्या हो गया, -1 आया कि नहीं आया, ठीक है। इसी प्रकार सेकेंड एलिमेंट्स के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकेंड एलिमेंट्स के लिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 0 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0 0 प्लस 1 का 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 0 तो क्या हो गया, 0। इसी प्रकार सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलिमेंट आ जाएगा। सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 2 एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। 2 × 2 की मैट्रिक्स है ये। आपको मल्टीप्लिकेशन में तो ये तो 12th क्लास में आप पढ़ चुके हो कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन कब होगी या नहीं होगी, ठीक है। मैट्रिक्स के ऑर्डर देख के आप पता कर सकते हो कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी या नहीं होगी। तो जो ये है मैट्रिक्स बनी क्या हो, ये कौन सी मैट्रिक्स है, जो क्वेश्चन में देखो तो ये मैट्रिक्स सी है, ठीक है। तो मैं बी और बी को मल्टीप्लाई करता हूँ, मैट्रिक्स को बी डॉट बी करता हूँ तो कौन सी मैट्रिक्स मिलती है, सी। तो ये काम कहाँ आएगी, ये चीज़ें जब अपन संक्रिया सारणी बनाएंगे तब वहाँ ये यूजेज होंगे, तो इसलिए हम पहले इनको फाइंड कर रहे हैं। इसी प्रकार बी को मैंने किससे कर लिया, ए से कर ही लिया, देखो बी का मैंने ए से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर मैंने बी को बी से मल्टीप्लाई किया, अब मैं बी का सी से मल्टीप्लाई करूँगा। इसी प्रकार पे मैं बी का सी से डी से मल्टीप्लाई करूँगा, कंप्लीट हो गया। फिर मैं सी का ए से मल्टीप्लाई करूँगा, देखो सी का मैंने ए से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मैं सी का बी से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर सी का सी से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर सी का डी से मल्टीप्लाई करूँगा। तो फिर जो मैट्रिक्स आएगी वो मेरे संक्रिया सारणी में मेरे के यूजेज में काम आ जाएगी वहाँ। इसी पर देखो डी का मल्टीप्लिकेशन कर लिया, डी का किसे किया, एस से कर लिया, डी का बी से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डी का फिर सी से करेंगे, इसी प्रकार डी का डी से करेंगे। ये मैट्रिक्स हमने पास ये मल्टीप्लाई करना है, फिर एक गुणन संक्रिया बनाएंगे, फिर वहाँ देखेंगे इनका यूजेज कहाँ आ रहा है, ठीक है। तो देखो आगे सॉल्यूशंस। बी को मैं सी से मल्टीप्लाई करूँ तो बी मैट्रिक्स मैंने लिख दी, सी मैट्रिक्स मैंने लिख दी। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट एलिमेंट आ गया,
फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड एलिमेंट आ गया। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, थर्ड एलिमेंट आ गया। सेकंड रो का सेकंड कॉलम से मैंने मल्टीप्लाई किया तो फोर्थ एलिमेंट आ गया। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन आप 12th क्लास में बहुत अच्छे से कर सके हो। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ये भी मैं आपको अच्छे से एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगा मैट्रिक्स पे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, अगर फिर भी कहीं भी प्रॉब्लम आए बेझिझक आप कमेंट करना, आपका उसका अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। ठीक है, तो आगे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बी का डी से करते हैं। तो देखो बी का डी से मल्टीप्लिकेशन किया, बी मैट्रिक्स लिख दी, डी लिख दी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आया, इकाई मैट्रिक्स आई। इकाई मैट्रिक्स कौन सी है, ए है। तो बी और डी का मल्टीप्लिकेशन करने पर कौन सी मैट्रिक्स प्राप्त हुई, ए मैट्रिक्स प्राप्त हुई। अब इसी प्रकार सी का मैं ऐसे ही करूँगा, ऐसे पहले कर चुका। सी का इकाई मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आया था, सी आया था। अब मैं सी का बी से मल्टीप्लाई करूँ बी मैट्रिक्स से, तो सी मैट्रिक्स मैंने लिख दी और बी मैट्रिक्स लिख दी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आया मेरे पास, डी मैट्रिक्स आई। ये सब क्वेश्चन में दे रखी ए बी और सी और डी मैट्रिक्स। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन करने पे बाद में जो मैट्रिक्स आ रही है मैं उसको किसके इक्वल कर रहा हूँ, जो क्वेश्चंस में दे रखी है। ये मैट्रिक्स क्वेश्चंस में डी मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, अब इसी प्रकार सी मैट्रिक्स का मैं सी से मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो फिर मेरे पास इकाई मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, तो आगे देखो सी का डी से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। अब सी मैट्रिक्स का डी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन किया तो कौन सी मैट्रिक्स आई, बी मैट्रिक्स आई। अब मल्टीप्लिकेशन आपको एक दो बार आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो का और फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई किया, प्लस का चिन्ह लगाया। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, दोनों को फिर यहाँ रख दिया ऐड के पास में। तो देखो 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया गया 0, प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है 0, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या आ गया 0, कोई दिक्कत। इसी प्रकार फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो 1 का -1 का 1 से करें तो क्या हो गया +1, तो 1 प्लस 0 का 0 से करें तो 0, तो 1 + 0 क्या होता है 1, तो मैंने 1 लिख दिया। इसी प्रकार सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई किया तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है 0, प्लस सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है -1, तो 0 -1 क्या हो गया -1, तो मैंने क्या लिख दिया एलिमेंट -1 लिख दिया। इसी प्रकार ये एलिमेंट निकालना तो क्या करेंगे, सेकंड रो को किस से, सेकंड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करो 0 का मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 0, प्लस -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 0, तो 0 प्लस क्या हो गया 0, तो यहाँ क्या आ गया 0। तो ये मैट्रिक्स कौन सी है, बी मैट्रिक्स है। अब डी का ए से मल्टीप्लाई मैंने पहले करके दिखा दिया है कि डी का इकाई मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, डी ही आएगा। अब डी का मैं कहाँ से कर रहा हूँ, बी से मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, तो डी और बी मैंने लिख दी, इनका मल्टीप्लिकेशन किया मैट्रिक्स का तो कौन सी मैट्रिक्स आई, इकाई मैट्रिक्स आई। फिर डी का फिर मैंने क्या किया, सी से मल्टीप्लिकेशन किया, डी मैट्रिक्स लिख दी, सी मैट्रिक्स लिख ली, दोनों का गुणन किया तो क्या आई, बी मैट्रिक्स आई। अब इसी प्रकार में डी को डी से मल्टीप्लाई करूँगा तो कौन सी मैट्रिक्स आती है वो देखो आप, डी मैट्रिक्स को डी से मल्टीप्लाई किया तो डी मैट्रिक्स लिख दी, दोनों मैट्रिक्सों का गुणन किया तो कौन सी मैट्रिक्स आई, सी मैट्रिक्स आई। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको मैट्रिक्स को गुणा करना 12th क्लास में बहुत अच्छे से कर चुके हो, सबको आता होगा, आप फाइनल में आ चुके हैं, यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। ठीक है, तो अब आगे क्या करते हैं, संक्रिया सारणी बनाते हैं। तो देखो वहाँ इन मैट्रिक्स का यूज आएगा, इसलिए हमने इनके फाइंड आउट किया है। तो संक्रिया सारणी बनाओ, जैसे 3 एग्जाम्पल में बनाई थी वैसे ही इसमें बनानी है। अब संक्रिया सारणी बनाने के लिए मैंने क्या बताया था, जो एलिमेंट दे रखे हैं समुच्चय में उन एलिमेंट्स को लिख दिया यहाँ, ठीक है, रो में, उन्हीं एलिमेंट को मैंने कॉलम में लिख दिया। जो संक्रिया दे रखी है वो यहाँ लिखनी है, ये संक्रिया गुणन के लिए है तो गुणन लिख दिया मैंने, गुणन संक्रिया लिख दी। अब इस मैट्रिक्स का मैं ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँ तो इकाई मैट्रिक्स को इकाई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आता है, इकाई मैट्रिक्स आता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं इस ए को बी से मल्टीप्लाई करूँ यानी इकाई मैट्रिक्स को किसी अन्य मैट्रिक्स बी से में मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, बी मैट्रिक्स आएगा।
यहाँ भी मेरे पास कोई दिक्कत नहीं आई। अगर इकाई मैट्रिक्स को मैं सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, सी मैट्रिक्स आएगी, क्योंकि इकाई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर सी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए ए क्या हो गया, इकाई मैट्रिक्स हो गया, यानी तत्समक होगी, इसके लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। तो ए को फिर मैं डी से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, डी मैट्रिक्स आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई, यहाँ तक मैंने फाइंड भी नहीं किया, मैंने डायरेक्ट ये आपको एक लाइन में लिखा रखी है स्टार्टिंग में क्वेश्चंस में कि इकाई मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर वही मैट्रिक्स आती है जिसे हमने मल्टीप्लाई किया है। अब दिक्कत यहाँ आएगी, बी को मैं ए से मल्टीप्लाई करूँ तो देखो बी तो कोई मैट्रिक्स है, ए क्या इकाई मैट्रिक्स, तो बी को ए से किया तो क्या आ गया, बी आ गया। क्यों, क्योंकि ए तो इकाई मैट्रिक्स से कोई दिक्कत नहीं आई। अब बी को बी से मल्टीप्लाई किया तो कौन सी मैट्रिक्स आएगी, तो उसके लिए मैंने अभी मैट्रिक्स फाइंड आउट की थी बी को बी से मल्टीप्लाई करने के लिए। आपने पहले वीडियो में पीछे देख चुके हो, बी को बी से ही मल्टीप्लाई किया था मैंने मैट्रिक्स को, तो कौन सी मैट्रिक्स प्राप्त हुई थी, सी, वहाँ से मैंने ये सी लिख दिया। अगर बी मैट्रिक्स को मैं सी से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास कौन सी मैट्रिक्स आती है, डी, ठीक है। अगर बी को मैं डी से मल्टीप्लाई करूँ तो कौन सी मैट्रिक्स आती है, ए। देखो आप कैसे मल्टीप्लाई किए थे, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो बी मैट्रिक्स को डी से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, ए, तो मैंने यही तो लिखा था अभी। और अभी इसी प्रकार आगे मैं लिखूंगा, सी मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो डी लिखूंगा। तो देखो इसी प्रकार, तो मैंने अभी क्या बताया था, बी मैट्रिक्स को डी से मल्टीप्लाई किया तो ए लिखा था, अभी मैंने आपको दिखा दिया। तो इसीलिए मैंने उन मैट्रिक्सों का मल्टीप्लिकेशन किया था कि संख्या सारणी में कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। अब सी का मैं अगर ऐसे करूँगा तो सी आएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो अगर सी का मैं बी से मल्टीप्लाई करूँ तो अभी मैंने क्या बताया था, डी आएगा, तो डी लिख दिया मैंने, ठीक है। सी मैट्रिक्स का सी से मल्टीप्लाई करूँ तो इकाई मैट्रिक्स ए आ रही है, कोई दिक्कत क्या, नहीं। सी का मैं डी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया सी मैट्रिक्स को, तो कौन सी मैट्रिक्स आई थी बताओ, देखो बी मैट्रिक्स। आप इनका मल्टीप्लिकेशन करके देखना रफ कॉपी में, ऐसे नहीं जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे लिख दिया। जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको बताया था, मल्टीप्लिकेशन करके आप भी करना, इनका नोट्स अच्छे से तैयार करना आप, ठीक है। तो इसी प्रकार डी को मल्टीप्लिकेशन ऐसे करेंगे तो डी आ गया, डी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए कहाँ से आया बताओ। जब मैंने इसको बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो मैट्रिक्स आई थी वो ए के इक्वल में आई थी, ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ ए लिख रखा हूँ। और डी मैट्रिक्स को मैं सी से मल्टीप्लाई करूँ, डी मैट्रिक्स को सी से मल्टीप्लाई किया तो जो मैट्रिक्स आई थी वो किसके इक्वल आई थी, बी के इक्वल आई थी, तो मैंने बी लिख दिया। डी मैट्रिक्स को डी से मल्टीप्लाई किया था मैंने, अभी देखो डी मैट्रिक्स को डी से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, सी, तो ये मैंने सी लिख दिया। यहाँ से मैं इन मल्टीप्लिकेशन से जो सारणिक आ रही है वो चीज़ें मैं यहाँ लिख रहा हूँ। आप बताओ इस सारणिक में जो सभी ये एलिमेंट्स आ रहे हैं क्या ये ग्रुप जी से ही है ना, सभी एलिमेंट जी में ही है, ए बी सी डी से अलावा कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये द्विचर संक्रिया सेटिस्फाई हो रही है, यानी समर्थता नियम का पालन हो रहा है यहाँ। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमने फाइंड कर ली कि सारणी से स्पष्ट है कि समवर्त नियम का पालन हो रहा है, ठीक है। देखो लिखो आगे नोट्स में, सारणी से स्पष्ट है कि सभी अवयव जी में हैं, अतः एक द्विचर संक्रिया है, ठीक है। दूसरा क्या करना है, साहचर्यता एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव कैसे प्रूव करते हैं आपको मैंने बता रखा है। अब तो सारणी से स्पष्ट है कि ए डॉट पहले एक का मैं किसी दो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके फिर उनका मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो वो इक्वल आना चाहिए किसके, ए डॉट बी, यानी पहली दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किसी तीसरी अन्य मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करूँ उसके इक्वल में आना चाहिए। तो सारणी में देखो बी मैट्रिक्स को मैं सी से मल्टीप्लाई किया तो कौन सी मैट्रिक्स आई थी, डी, तो मैंने लिख दिया यहाँ डी। अब ए मैट्रिक्स को मैंने डी से मल्टीप्लाई किया तो कौन सी मैट्रिक्स आई है बताओ, इकाई मैट्रिक्स को किसी अन्य मैट्रिक्स डी से मल्टीप्लाई करूँ तो कौन सी मैट्रिक्स आती है प्यारे बच्चों, डी आती है। इसी प्रकार ए डॉट बी, यानी ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मैंने मल्टीप्लाई किया तो कौन सी मैट्रिक्स आई थी, बी आई थी, क्योंकि ए क्या है, इकाई मैट्रिक्स है बच्चों, तो मैंने लिख दिया बी मैट्रिक्स। अन्य किसी मैट्रिक्स सी के साथ इनका मल्टीप्लिकेशन करें तो बी मैट्रिक्स का मैंने सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन किया था। सारणी में देखो बच्चों क्या दे रखा है, बी मैट्रिक्स को सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करने पे डी मैट्रिक्स आई थी, तो क्या हो गया, इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, तो ये साहचर्यता नियम का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है ना, तो लिख दो, अतः साहचर्य नियम का पालन होता है। अब इसी प्रकार तत्समक अवयव का अस्तित्व देखते हैं, उसके बाद में अपन देखेंगे प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व और क्रम विनिमय। ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो क्या बोलेंगे, जी मैट्रिक्स गुणन संक्रिया के लिए एक आबेली ग्रुप है या क्रम विनिमय
ग्रुप है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब तत्समक अवयव का अस्तित्व चेक करते हैं। तो आगे नोट्स लिखो, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप नोट्स में तैयार करते रहना साथ के साथ, ठीक है दोस्तों। तो देखो तत्समक अवयव का अस्तित्व है। सारणी से स्पष्ट है कि कोई भी मैट्रिक्स है तो तत्समक अवयव में ई मान रहा हूँ, ठीक है। तो तत्समक अवयव से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो वही सारणी आनी चाहिए ना, आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। और तत्समक अवयव को मैं किसी सारणी बी से मल्टीप्लाई करूँ तो भी क्या आनी चाहिए, बी आनी चाहिए ना। अब बताओ तत्समक अवयव क्या है। मल्टीप्लिकेशन सारणी के लिए तत्समक अवयव सारणी हमने ए देखी थी, वो क्या थी, तत्समक मैट्रिक्स थी है। तो वही तो चीज़ है यहाँ। ई इक्वल टू क्या हो गया, 1 0 0 1 इक्वल टू ई, और वो क्या है, ए है। अतः जी में तत्समक अवयव विद्यमान है। जी में है या नहीं है, तो लिख सकते हैं जी में तत्समक अवयव अस्तित्व है। और हर कंडीशंस के लिए सेटिस्फाई होगा ए, अगर तत्समक अवयव मिल गया तो ए बी के लिए भी होगा, सी के लिए भी होगा, डी के लिए भी होगा, हर एलिमेंट हर मैट्रिक्स के लिए होगा, ठीक है। तो लिख देंगे अतः जी में तत्समक अवयव विद्यमान है। इसी प्रकार आगे देखेंगे प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व और क्रम विनिमय। चलो उनके भी नोट्स तैयार करते हैं, लिखो आगे। तो लिखो प्यारे बच्चों, प्रतिलोम का अस्तित्व। अब प्रतिलोम अवयव क्या होता है बताओ। अगर मैं किसी एलिमेंट को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाए, इकाई मैट्रिक्स आ जाए। अब सारणिक में आप चेक करो कि कौन से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर वह इकाई मैट्रिक्स दे रहा है। जैसे मैं ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, इकाई मैट्रिक्स आ रही है नहीं आ रही है। तो ए का प्रतिलोम तो क्या हो गया, ए हो गया। अब बी मैट्रिक्स को मैंने पहले मल्टीप्लिकेशन कर दिखाया है कि ए से भी मैंने मल्टीप्लाई किया है, बी से भी मल्टीप्लाई किया है, बी को मैंने सी से भी मल्टीप्लाई किया है बच्चों, बी को मैंने डी से भी मल्टीप्लाई किया है। अब देखो उनमें किस मैट्रिक्स इकाई मैट्रिक्स आ रही है। जब मैं बी को डी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो सारणिक में चेक करो आप कि इकाई मैट्रिक्स आ रही है नहीं आ रही है, आ रही है ना। तो फिर डी क्या हो गया, इसका प्रतिलोम हो गया बी का। इसी प्रकार सी मैट्रिक्स को मैंने मल्टीप्लाई किया था, ए के साथ भी किया था, बी के साथ भी किया था, और सी मैट्रिक्स के साथ भी किया था, और डी मैट्रिक्स के साथ भी किया था। तो बच्चों इकाई मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स के साथ आ रही थी, सी को सी के साथ करे तो ए आ रहा था या नहीं आ रहा था, इकाई मैट्रिक्स ए आ रही थी या नहीं आ रही थी, आ रही थी ना। तो सी का प्रतिलोम अवयव क्या है, सी ही है। और इसी प्रकार मैंने डी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई किया तो एक मैट्रिक्स आई थी, डी मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक मैट्रिक्स आई थी, डी मैट्रिक्स को मैंने सी से मल्टीप्लाई किया तो एक मैट्रिक्स आई थी, डी को मैंने डी तो भी एक मैट्रिक्स आई थी। अब उनमें देखो कि इकाई मैट्रिक्स कौन सी है। तो डी के लिए अगर मैं बी से मल्टीप्लाई करूं तो फिर क्या आता है, इकाई मैट्रिक्स आता है। तो डी का प्रतिलोम क्या है, बी है। ठीक है, बताओ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत क्या, नहीं तो इतना ही लिखना था, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व मिल गया। अब आगे कंडीशन, पांचवी कंडीशन क्रम विनिमयता लिखो। क्रम विनिमय क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी डॉट ए होना चाहिए। जी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सी बी ले लें, डी सी ले लें, किसी के लिए भी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर क्या बोल सकते हैं, क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। अब सारणिक में देखो आप, ए को मैं बी से मल्टीप्लाई करूँ या बी को मैं ए से मल्टीप्लाई करूँ तो सेम आ रही है या नहीं आ रही है, चेक करो आप सारणिक में जाके देखो। तो ये इक्वल में आ रहे हैं। अगर मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करूँगा या बी को मैं ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, सेम सारणी आएगी। तो लिखो, सारणी से स्पष्ट है कि क्रम विनिमय नियम की पालना होती है, अतः समुच्चय जी मैट्रिक्स गुणन संक्रिया के लिए आबेली ग्रुप है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस एग्जाम्पल में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने मैट्रिक्स के लिए उसमें पहले तो मैं सेट्स के लिए दे रखा था, तो उसमें एलिमेंट थे उनके लिए हमने आबेली ग्रुप प्रूव कर चुके थे। अब इन्होंने क्या कर दिया, उस एलिमेंट को एक मैट्रिक्स के रूप में दिखा दिया। तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके हमने दिखा दिया कि ये क्या है, आबेली ग्रुप है गुणन संक्रिया के लिए। जी है या नहीं बताओ। मेरे हिसाब से किसी भी स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर फिर भी आपको कहीं भी दिक्कत आए तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हो। उस प्रॉब्लम का आपके साथ सॉल्यूशन ज़रूर उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ईमेल आईडी दे रखी है, वहाँ मेल कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो वहाँ आप मैसेज करना, जल्दी से जल्दी आपके प्रॉब्लम का रिप्लाई दिया जाएगा। तो आगे का एग्जाम्पल करते हैं, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, देखते हैं आगे। तो एग्जाम्पल नंबर 5 लिखो, सिद्ध कीजिए कि सभी मैट्रिक्स समुच्चय, अब इसमें भी क्या दे रखा है, मैट्रिक्स दे रखी है, और इसे क्या करना है,
गुणन संक्रिया के लिए क्रम विनिमय ग्रुप है या नहीं है, यानी आबेली ग्रुप है या नहीं है। क्रम विनिमय ग्रुप बोल दो या आबेली ग्रुप बोल दो, वही पांचों कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है। अगर सेटिस्फाई होगी तो बोल देंगे, सिद्ध हो गया कि ये क्या है, सभी मैट्रिक्स समुच्चय के लिए क्या है। और जो यहाँ ये कांस्टेंट दे रखा है अल्फा, वो क्या है, रियल नंबर से वास्तविक संख्या है। तो इनके लिए हम चेक करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स क्या दे रखी है, एक ही दे रखी है और बोल रखा है कि अल्फा क्या है, वास्तविक संख्या। तो अल्फा चेंज करते रहेंगे तो मैट्रिक्स दूसरी हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए एक जी मानेंगे, कोई सेट जी मानेंगे, वो इस प्रकार मानेंगे, किस प्रकार, देखो तो मैंने माना जी इक्वल टू जी, मैंने किस प्रकार माना है, जी सेट को मैंने इस प्रकार माना है, ए अल्फा ओब्लिक ए अल्फा, यानी एक अल्फा के लिए इस मैट्रिक्स और एक यहाँ अगर मैं कुछ अल्फा चेंज करता हूँ तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, दूसरी मैट्रिक्स हो जाएगी, चेंज हो जाएगी मैट्रिक्स। और अल्फा क्या दे रखा है, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले सकते हो आप। जैसे मैंने अल्फा इक्वल टू अल्फा की जगह मैंने 1 ले लिया या 2 ले लिया, तो एक मैट्रिक्स 1 के लिए बन जाएगी। अगर अल्फा के स्थान पे मैं 2 लूँगा तो फिर कोई दूसरी मैट्रिक्स हो जाएगी। अब मैंने यहाँ दोनों क्या लिख रहे हैं, अल्फा अल्फा, तो जो मैं मल्टीप्लाई करूँगा इन मैट्रिक्स को ए अल्फा से ए अल्फा की मैट्रिक्स, यानी सेम मैट्रिक्स को सेम से मल्टीप्लाई करूँगा तो यही मैट्रिक्स आएगी। बट वहाँ डिफरेंस क्या आएगा, वहाँ अल्फा चेंज हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 अल्फा आ जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई करके देखना, यही मैट्रिक्स आएगी ए अल्फा, इसी मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई करना, तो आपके पास क्या आएगा, अल्फा के स्थान पे 2 अल्फा आ जाएगा या अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा आएगा, ठीक है। तो फिर वो भी क्या है, अगर अल्फा आर से है तो 2 अल्फा भी क्या से होगा, आर से होगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसी प्रकार आप संवर्तता चेक करेंगे, इसमें क्या करेंगे, संवर्तता के लिए क्या करेंगे, कोई 2 एलिमेंट लेंगे जी से, तो ए अल्फा ले लिया मैंने और एक ले लूँगा मैं ए बीटा। अब अल्फा बीटा कहाँ से होनी चाहिए, आर से होनी चाहिए, तो अल्फा भी आर में और बीटा भी आर में है, मैंने मान लिया। उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो जो मैट्रिक्स बनी वो कहाँ आ जाए, जी में आ जाए, तो फिर क्या बोल सकते हैं, ये द्विचर संक्रिया सेटिस्फाई, यानी संवर्तता नियम का पालन हो रहा है। तो संवर्तता सबसे पहले देखते हैं कैसे करते हैं इसको, आगे देखो, करो स्टार्ट। नोट्स या स्क्रीनशॉट ले लेना इस क्वेश्चंस का और नोट्स में साथ के साथ लिखते रहना, ठीक है। और आपको एक ही इसको, अगर ए मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो एक चीज़ आपको पास में आएगी, ऐसी फॉर्म बनेगी, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये इसकी वैल्यू क्या होती है, कोस 2 अल्फा, क्या होती है, कोस 2 अल्फा। अब देखो यहाँ क्या था, कोस अल्फा, और यहाँ क्या आ गया, 2 कोस अल्फा, कोस 2 अल्फा सॉरी। तो ये भी तो आर में होगा ना, तो इससे आपको कोई टेंशन नहीं होगी। आप मैट्रिक्स तो कहाँ आएगी, जी में ही आएगी ना, और अल्फा क्या दे रखा है मैंने, आर, तो अल्फा के स्थान पे मैंने 2 आर ले लिया, 2 अल्फा ले लिया, तो कोई दिक्कत क्या नहीं। और यहाँ एक फॉर्मूला बनेगा साइन ए प्लस बी का, वो आपको आता ही है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी होता है। तो वो तो फॉर्मूले से आप लिख सकते हो, तो वो फॉर्मूला आगे भी काम में आएगा, संवर्तता में भी चेक देखे हैं। तो ये चीज़ आप कर लेना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप एक बार रफ में करना, अगर फिर भी दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो संवर्तता देखो, मैंने क्या बताया था अभी, ए अल्फा, यानी अल्फा क्या है, कोई रियल नंबर्स है। तो ए क्या है, मैट्रिक्स है, अगर वहाँ में जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू मैं अल्फा ले रहा हूँ और ए क्या ले रहा हूँ, बीटा ले रहा हूँ। दोनों कहाँ से हैं, जी से हैं। अल्फा और बीटा कहाँ से हैं, रियल नंबर्स हैं। इन दोनों मैट्रिक्स का मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो वो मैट्रिक्स भी क्या आनी चाहिए, जी में आनी चाहिए। तो देखो को ए के लिए मैंने लिख दिया, अल्फा लिख दिया यहाँ मैट्रिक्स में, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। इसी प्रकार अल्फा के स्थान पे मैंने क्या ले लिया, बीटा, तो कोस बीटा माइनस साइन बीटा और कोस बीटा। इन दोनों का मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, तो करो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, यानी कोस अल्फा को कोस बीटा से मल्टीप्लाई किया, तो कोस अल्फा कोस बीटा, प्लस का चिन्ह, माइनस को साइन अल्फा से साइन बीटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो माइनस के साइन अल्फा और साइन बीटा, तो ये तो क्या हो गया, टोटल एक एलिमेंट हो गया, ठीक है। और अगर फर्स्ट रो को मैं सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एलिमेंट आ जाएगा। तो करो, कोस अल्फा को मैं माइनस साइन अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, माइनस के साइन बीटा कोस अल्फा, प्लस एलिमेंट का इससे हो गया। अब इस एलिमेंट का इससे करेंगे तो प्लस के स्थान पे साइन अल्फा और कोस बीटा, तो माइनस का चिन्ह आएगा, तो माइनस साइन अल्फा कोस बीटा, सेकेंड एलिमेंट आ गया। इसी प्रकार सेकेंड रो को मैं फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, तो करो, साइन अल्फा को कोस बीटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, साइन अल्फा कोस बीटा, प्लस का चिन्ह,
कोस अल्फा को मैं साइन बीटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, साइन बीटा कोस अल्फा। बताओ कोई दिक्कत क्या। इसी प्रकार सेकंड रो को मैं सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये चीज़ आ जाएगी, साइन अल्फा साइन बीटा माइनस का आ गया, प्लस कोस अल्फा कोस बीटा कोस अल्फा कोस बीटा, तो ये सेकंड एलिमेंट आ गया। बताओ कोई दिक्कत क्या। अब ये बताओ कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा किसका फॉर्मूला होता है, कोस ए प्लस बी का होता है। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, कोस ए प्लस बी का होता है। अगर माइनस आ रहा है तो क्या आ रहा है, कोस ए प्लस बी का हो गया। तो इसे क्या लिख सकते हैं, कोस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और इसमें अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस मैंने बाहर ले लिया तो साइन बीटा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस बीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, होता है या नहीं होता है। तो लिख दिया मैंने। अब इसे फॉर्मूले के रूप में आगे लिख दो। तो देखो, तो ये तो क्या हो गया था, साइन अल्फा प्लस बीटा, माइनस चिन्ह मैंने बाहर ले लिया तो ये साइन अल्फा प्लस बीटा हो गया। इसी प्रकार साइन अल्फा प्लस बीटा ये हो गया, और ये क्या हो गया, कोस ए प्लस बी। कोई दिक्कत क्या। अब अल्फा और बीटा अगर आर से हैं तो अल्फा प्लस बीटा भी आर से ही होगा। कॉमन सेंस की बात है, अगर दो एलिमेंट आर में हैं तो उनका एडिशन भी आर में ही आएगा। तो ये क्या मैट्रिक्स बन गई, मैंने क्या बताया था, यहाँ कांस्टेंट के स्थान पे मैंने बीटा लिया था, अब यहाँ क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ए अल्फा प्लस बीटा, वो कहाँ है, जी में है या नहीं, आ गया जी में। तो ये क्या हो गया बताओ, द्विचर संक्रिया हो गई या नहीं हो गई। तो लिख दो इसे, ए अल्फा डॉट ए बीटा बिलोंग्स टू जी, अतः संवर्तन नियम की पालना होती है, या ये द्विचर संक्रिया है। दोनों चीज़ लिख सकते हैं, एक ही मतलब है इन दोनों का। अब आगे चेक करेंगे साहचर्यता। साहचर्यता चेक करने के लिए क्या करेंगे बताओ, तीन मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है। अब मैट्रिक्स तीन कैसे बनाएंगे, अल्फा के स्थान पे मैं एक बार बीटा ले लूँगा और एक बार गामा ले लूँगा, तो तीन मैट्रिक्स हुई कि नहीं हुई। तो इसी प्रकार करेंगे आगे उनको मल्टीप्लिकेशन, पहले दो मैट्रिक्स का तीसरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और फिर वो किसके इक्वल में आनी चाहिए, पहली मैट्रिक्स का मैं लास्ट की दो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करके जो मैट्रिक्स है उसे पहली मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करूँ वो इक्वल आ जाए, तो फिर क्या बोल सकते हैं, साहचर्यता नियम का पालन हो गया। तो देखो आगे साहचर्यता के लिए देखो मैंने क्या ले लिया, ए अल्फा ए बीटा ए गामा, जो कहाँ से है, जी से है। अब अल्फा बीटा और गामा कहाँ से ले रहा हूँ, मैं आर से ले रहा हूँ। मैंने क्या बताया था, अल्फा बीटा ये कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, मैंने चेंज कर लिया तो तीन मैट्रिक्स बन जाएगी, नहीं बनेगी, बन जाएगी। तो मैंने दो मैट्रिक्स ए अल्फा और ए बीटा को मल्टीप्लाई किया, जो मैट्रिक्स आई उसको मैं तीसरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूँ, और वो किसके इक्वल आनी चाहिए, पहली मैट्रिक्स ए अल्फा का मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ किस मैट्रिक्स के साथ, दो मैट्रिक्स ए बीटा और ए गामा, इन दोनों को मैट्रिक्स के जो मल्टीप्लाई करने पर मैट्रिक्स आई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स आई उसका मैं एक के साथ मल्टीप्लाई करूँ, वो किसके इक्वल आ जाए, इसके इक्वल आ जाए। तो फिर क्या बोल सकता हूँ मैं, ये साहचर्यता गुणधर्म का पालन करती है ये मैट्रिक्स, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगी, साहचर्यता की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो देखो आगे करते हैं, इस पार्ट को लेके चलेंगे LHS पार्ट को, और दोनों को दिखा देंगे इक्वल हो जाएंगे, LHS और RHS इक्वल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, साहचर्यता नियम की पालना हो जाएगी। तो देखो आगे, तो करो ए अल्फा ए बीटा डॉट ए गामा। तो अभी मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया था, ए अल्फा और ए बीटा का संवर्तता में किया था या नहीं किया था, तो क्या आया था, कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा और कोस अल्फा बीटा प्लस। ये मैंने अभी कर चुके हैं फर्स्ट संवर्तता किस कंडीशन में, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको। आपको एग्जाम में डायरेक्ट नहीं लिखना है, अगर क्वेश्चंस आपके टाइम कम हो तब ये चीज़ आप लिख सकते हो, वरना आप एक स्टेप ज़्यादा लिखो तो अच्छे प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट अच्छा पड़ता है एग्जामिनर पर। अगर फिर भी आपके पास टाइम की कमी हो तो ये चीज़ आप डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि आपने फर्स्ट संवर्तता आपने कर ली और टाइम है आपके पास, तो फिर आपको एक स्टेप और लिखनी चाहिए। अब तीसरी मैट्रिक्स है ए गामा, तो कोस गामा माइनस साइन गामा और कोस गामा। मल्टीप्लिकेशन अभी मैंने बताया था, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ, तो सेकंड एलिमेंट आ जाएगा। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, थर्ड रो आ जाएगी, थर्ड एलिमेंट आ जाएगा। सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो क्या आ जाएगा, फोर्थ एलिमेंट आ जाएगा। बस मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब करो, अगर इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे, अभी किया था मैंने, तो क्या आया था, अल्फा था यहाँ और यहाँ क्या था, बीटा।
तो जो कंडीशन बनी थी अभी कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा वाली बनी थी, तो फिर हो गया हो गई थी कोस ए प्लस बीटा, इसी प्रकार ये हो जाएगा। तो कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा को अल्फा मान लूँ और गामा को बीटा मान लूँ तो वही कंडीशन हो गई जो मैंने संवर्तता में की थी। तो मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। आप भी लिख सकते हो, ये चीज़ आप लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि आपने ऊपर कर चुके हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप लिख सकते हो इन चीज़ों को डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपके पास टाइम है, फ्री बैठे क्या करोगे, एक स्टेप लिखो ना अच्छे से। मैट्रिक्स आई की या नहीं है आपके पास, मल्टीप्लिकेशन करने पे आ गई है मैट्रिक्स, तो इस मैट्रिक्स को इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब जो ये मैट्रिक्स इक्वेशन नंबर 1 दे दी, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करने पर यही मैट्रिक्स आ जाए सेम, तो फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, इक्वेशन 1 इक्वल में क्या होगा इक्वेशन 2। तो ये क्या हो गया, साचेरी नियम का पालन हो गया। तो आगे की कंडीशन देखो, RHS पार्ट लेके चलते हैं और देखते हैं क्या इक्वेशन 1 के इक्वल आता है या नहीं। अब मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, फर्स्ट मैट्रिक्स को ऐसे लिखा, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन किया। अब बीटा और गामा, तो वहाँ क्या आ जाएगा, बीटा गामा आ जाएगा। ये कंडीशंस अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। कैसे लिखी है मैंने, अभी मैंने संवर्तता में किया था, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी की थी, वहाँ मैंने ये कंडीशन बता दी थी अल्फा और बीटा था, यहाँ बीटा और गामा आ गया। तो कोई दिक्कत क्या, बताओ? नहीं ना। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फिर वही आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 2 हो गई। और यही इक्वेशन नंबर 1 थी। तो इक्वेशन नंबर 1 व 2 से क्या कर सकते हैं, इक्वल दिखा सकते हैं। तो क्या बोल देंगे अगर इक्वल हो गया तो साचेरी नियम की पालना होती है। अब मेरे प्यारे बच्चों, 2 कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो अब हमें क्या करना है, तत्समक अवयव का अस्तित्व देखना है। उसके बाद क्या देखना है, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व देखना है। 4 कंडीशन हो गई। अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो क्या हो गया, ग्रुप। बट हमें तो क्या दिखाना, आबेली ग्रुप। तो उसके लिए क्रम विनिमय नियम की पालना भी होनी चाहिए, यानी एक कंडीशंस और ऐड कर देंगे तो फिर वो क्या आ जाएगा, आबेली ग्रुप हो जाएगा। तो पहले देखेंगे तत्समक अवयव, फिर उसके बाद देखेंगे प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। तो देखो तत्समक अवयव, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लेना आप अच्छे से और नोट तैयार करते रहना, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना। अलजेब्रा के अंदर कभी भी इसे एक भी दिन ऐसा नहीं हो कि इसे आपने देखा नहीं हो। एक बार जैसे आज मैंने जो पढ़ाया वो उसको आपने कवर कर लिया अच्छे से, तो जब भी आप नेक्स्ट क्लास होगी मेरी, उससे पहले आप ये चेक करके आओ कि सर ने पहले क्या पढ़ाया था। एक आपको देखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट के अंदर जितना मैंने पहले के पढ़ाया वो आप देख सकते हो। उससे क्या होगा कि चीज़ें याद रहेंगी, कौन सी क्या चीज़ बताई थी सर ने, कौन सी डेफिनेशन कैसे यूज हुई थी, कहाँ इनका यूज हो रहा है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी फिर। ठीक है, तो आगे देखते हैं तत्समक अवयव। तो तत्समक अवयव में देखो ए अल्फा डॉट ए नोट। अब ए नोट क्या है, यहाँ आइडेंटिटी। अगर मैं किसी एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करूँ कोई वो आ जाए तो आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूँ। इसी प्रकार मैट्रिक्स में अगर मैं किसी मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करूँ तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो यार, तो क्या आ जाएगी फिर वो वही मैट्रिक्स आ जाएगी। तो देखो ए अल्फा को मैंने ए नोट से मल्टीप्लाई किया और वो किसके इक्वल आ जाए, ए अल्फा के इक्वल आ जाए। या फिर ए नोट को मैं ए अल्फा से मल्टीप्लाई करूँ वो भी क्या आ जाए, ए अल्फा। तो फिर क्या बोल देंगे कि इसमें तत्समक अवयव है। अब इसी मैट्रिक्स में मैं ए अल्फा के स्थान पे जो मैट्रिक्स थी ए अल्फा, अगर मैं वहाँ अल्फा इक्वल टू 0 रखूँ तो क्या बनेगी बताओ, क्या थी मैट्रिक्स, कोस अल्फा। कोस 0 क्या हो गया, 1 हो गया कि नहीं हुआ। फिर क्या थी माइनस साइन अल्फा, अगर साइन अल्फा के स्थान पे मैं 0 रखूँ तो क्या हो गया 0। और फिर क्या था साइन अल्फा, तो साइन अल्फा के स्थान पे 0 की तो साइन अल्फा क्या, साइन 0 क्या था 0। और कोस अल्फा 1 यानी कोस 1, तो फिर वो क्या चीज़ होगी, कोस 0 क्या हो गई 1 हो गई। तो ए नोट क्या आ गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। हमें यही तो चेक करना था कि तत्समक अवयव का अस्तित्व है या नहीं है। तो बताओ क्या तत्समक अवयव का अस्तित्व है या नहीं है, है तो लिख देंगे अतः तत्समक अवयव का अस्तित्व है। बताओ कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आगे की देखते हैं प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। आज थोड़ी क्लास लंबी लेंगे क्योंकि 2-3 दिन से क्लास नहीं आई थी, तो आज उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। फाइनल ईयर के बच्चों की एग्ज़ाम भी होंगे तो उसके लिए सिलेबस थोड़ा फास्ट होगा। अगर फिर भी आपको कहीं दिक्कत आ रही हो लैंग्वेज में, सर फास्ट पढ़ा रहे हो, जो भी आपको दिक्कत हो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।
तो अगले नेक्स्ट वीडियो में उस पर अच्छे से काम करूँगा कि फास्ट बोल रहा हूँ तो धीरे बोलना चाहिए या नहीं चाहिए, वो चीज़ें आप बताना मेरे को। अब प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व देखो, ए अल्फा मैट्रिक्स ये रही, ठीक है, जिसे अगर मैं इसका इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए, तो वो क्या हो गया, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व हो गया। अगर ए अल्फा को मैं ए माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या आ जाना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जानी चाहिए। या फिर इन्वर्स को मैं ए के मैट्रिक्स के इन्वर्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी क्या आनी चाहिए, आइडेंटिटी आनी चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। प्यारे बच्चों, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो लिखो ए माइनस अल्फा, तो अल्फा के स्थान पे क्या कर दो, माइनस अल्फा कर दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दो मैट्रिक्स बन गए, इनका मल्टीप्लिकेशन करो, ए अल्फा ए माइनस अल्फा, इनका मल्टीप्लिकेशन करो। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, कोस माइनस थीटा क्या होता है, ये चीज़ बताओ मेरे को, आप है किसी को पता? ये 11th क्लास में भी है, 10th क्लास में भी आपने देखा होगा, कोस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा। और साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस चिन्ह बाहर आ जाता है, कोस के अंदर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख भी दिया है हिंट के रूप में, कोस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा होता है। अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और वो इक्वेशंस कैसे बनेगी मैं बता देता हूँ आपको। कोस अल्फा, ये तो क्या हो गया, कोस अल्फा हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा 12 थी। तो कोस अल्फा को कोस अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर अल्फा, आया कि नहीं आया। अगर मैं इसको साइन से मल्टीप्लाई करूँ, माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 होता है ना। तो एक एलिमेंट तो क्या आ गया 1। तो ये मैट्रिक्स बनाते हैं, देखो इनका मल्टीप्लिकेशन करने पर ये मैट्रिक्स प्राप्त हुई। अब कैसे हुई, मैंने अभी आपको बताया था, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करो, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करो, सेकंड एलिमेंट आएगा। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करो, थर्ड एलिमेंट आएगा। सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट से सेकंड रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करो तो फोर्थ एलिमेंट आएगा। अब आप मल्टीप्लिकेशन करना ये आ रहा है या नहीं आ रहा, एक एलिमेंट मैंने बता दिया कैसे आया। कोस को मैं कोस से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, प्लस का चिन्ह आएगा क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और साइन स्क्वायर अल्फा। तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 होता है, तो मैंने 1 लिख दिया। इसी प्रकार ये आगे आप करोगे तो ये तो कट जाएगा, 0 आ जाएगा, ये भी मान कट जाएगा, माइनस तो 0 आ जाएगा। और ये एलिमेंट में क्या आएगा, फिर वो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा वैल्यू बनेगी, उसकी वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। और आपको पता है अल्फा और माइनस अल्फा कहाँ से, आर से ही है, ठीक है ना, ठीक है। ये चीज़ अगर साइन अल्फा माइनस में तो माइनस चिन्ह बाहर आ जाए तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार माइनस का अल्फा कोस में तो वो तो क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा, तो उसे क्या लिखेंगे, कोस अल्फा ही लिखेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ें आपने 10th और 12th क्लास में 11th क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं। ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, अगर फिर भी किसी को याद नहीं है तो मैंने साइड में लिख दिया है, आप भी लिख लेना, उस टाइम आपको दिक्कत नहीं है जब आप एग्जाम में पढ़ो। तो आगे देखते हैं, तो क्या हो गया प्रतिलोम, बताओ ये मैट्रिक्स इकाई मैट्रिक्स बनी नहीं बनी। मैंने क्या बताया था, अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक का ए इनवर्स से मल्टीप्लिकेशन करो और इकाई आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, यानी इकाई मैट्रिक्स आ जाए, तो फिर वो क्या हो गया, इसका इनवर्स हो गया, प्रतिलोम हो गया, है या नहीं। तो आगे नहीं इकाई मैट्रिक्स तो बोल देंगे अतः प्रतिलोम अवयव का, तो लिख दो अतः प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। 4 कंडीशंस करने के बाद में 5वीं कंडीशन है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय के लिए क्या करेंगे, देखो ए अल्फा माना और ए बीटा कहाँ से, जी से है, अल्फा और बीटा कहाँ से, आर से हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, कौन सी, ए अल्फा प्लस ए बीटा, डॉट है मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो ए अल्फा डॉट ए बीटा इक्वल टू क्या जाना चाहिए, ए बीटा ए अल्फा आ जाना चाहिए। अगर ये कंडीशन अगर आ गई, इक्वल में आ गई, तो फिर क्या बोल देंगे, क्रम विनिमय गुणधर्म की पालना हो रही है। तो करो ए अल्फा ए बीटा इक्वल टू क्या आया था, अभी मैंने संवर्तता की कंडीशन से देखो क्या लिखा था, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आया था, ए अल्फा प्लस बीटा आया था कि नहीं आया था। मैंने गुणधर्म कराया था, वहाँ देखो ए अल्फा को और ए बीटा को मैंने 2 मैट्रिक्सों का मल्टीप्लिकेशन करवाया था, ये चीज़ आई या नहीं आई थी,
वहाँ से आपको इसको चीज़ को लिखनी है। अगर आपके पास टाइम है तो आप दोनों मैट्रिक्सों का मल्टीप्लिकेशन करके दिखा सकते हो, फिर ये चीज़ लिख सकते हो। अगर टाइम की कमी है तो आप डायरेक्ट लिख दोगे समर्थता गुणधर्म से, या फिर उसको कोई इक्वेशन दे दो, लिख दो इक्वेशन 1 से या 2 से, जो भी इक्वेशन आई। अब ये बताओ मेरे को, ए अल्फा प्लस बीटा को मैं ए बीटा प्लस अल्फा लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ। कैसे? अगर अल्फा और बीटा रियल नंबर्स हैं, क्या है? रियल नंबर्स हैं, तो ए प्लस बी हो या बी प्लस ए हो, हमेशा सेटिस्फाई, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है किसके लिए? रियल नंबर्स के लिए। अरे 1 + 2 या 2 + 1 क्या आएगा? इक्वल में 3 तो आएगा। तो ये चीज़ मैं लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। तो लिख सकता हूँ, तो इसे मैं फिर क्या लिख सकता हूँ? ए बीटा डॉट ए अल्फा। ये तो मेरे को प्रूफ करना था कि ए अल्फा डॉट ए बीटा को मैंने क्या करना है? ए बीटा और ए अल्फा लाना है। बस खत्म बात, इतना ही तो करना था। तो अतः लिख सकते हैं आप, अतः क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है। तो क्या लिख देंगे? जी मैट्रिक्स गुणन संक्रिया के लिए आबेली ग्रुप है। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? 2 क्वेश्चंस के मैट्रिक्स के अगर आप इनको 2 बार निकाल लिए, इन एग्जाम्पल को आप रफ में 2 बार, एक बार तो आप जैसे मैं बता रहा हूँ उस टाइम आप नोट कर रहे हो, उसके बाद में अगर 2 बार और आपने रफ कॉपी में इनको कवर किया यानी सोल्व किया, तो ये एग्जाम्पल आप कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी भी एग्जाम्पल में। तो बताओ कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मेरे को बता सकते हो, मेल आईडी पे मेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको इन सब के लिंक मिल जाएंगे। टेलीग्राम से जुड़ जाओ, वहाँ पर मैं जो भी नोट्स की पीडीएफ बनाता हूँ वो आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा आपको, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। जो भी नोट्स की या जो भी क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिस शीट होगी, वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, फिर भी कोई भी दिक्कत हो आपको तो इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करना बेझिझक, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो आगे क्वेश्चंस करते हैं कोई। चलो एक क्वेश्चन लेके करते हैं। तो एक क्वेश्चन है, आर परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। क्या है? आर क्या है? परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब यहाँ क्या दे रखा है? आर को परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। इसके कोई 2 सदस्य हैं, ए तथा बी संक्रिया, ये संक्रिया दे रखी है, इसके द्वारा परिभाषित है। अब इस संक्रिया को कैसे डिफाइन कर रखा है वो देखो, ए संक्रिया बी इक्वल में क्या दे रखा है? ए प्लस बी, यानी इन दोनों का एडिशन, फिर नेगेटिव और इनका मल्टीप्लिकेशन। तो किस प्रकार डिफाइन कर रखा है इस संक्रिया को? ए प्लस बी माइनस ए बी, इस प्रकार डिफाइन इसको कर रखा है। तो इसके लिए निम्न नियमों का परीक्षण करो। अब ये क्या बोल रहा है कि इस संक्रिया के लिए जो मैं बता रहा हूँ कि क्रम विनिमय के लिए इसको चेक करो कि है या नहीं है, साचर्यता के लिए इसको चेक करो है या नहीं है, तत्समक अवयव का अस्तित्व है या नहीं है। देखो किन किन आर के किन किन सदस्यों के लिए प्रतिलोम है तो क्या है, अगर प्रतिलोम है तो क्या है, वो भी हमें दिखाना है इसमें। ये 4 चीज़ें हमें इस क्वेश्चंस में करके बतानी है। एग्जाम क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। संक्रिया को इस प्रकार डिफाइन कर रखा है, ये मेन चीज़ है यहाँ, और ये हमें दिखाना है, क्रम विनिमय के लिए परीक्षण करना है कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन करती है या नहीं कर रही है। ठीक है, और यही संक्रिया साचर्य नियम का पालन कर रही है या नहीं कर रही है, ये चीज़ हमें चेक करनी है। तत्समक अवयव का अस्तित्व देखना है इस संक्रिया के लिए। इसी संक्रिया के लिए प्रतिलोम अवयव है या नहीं है, अगर है तो कौन कौन से प्रतिलोम हैं वो हमें दिखाने हैं। तो चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले क्रम विनिमयता के लिए देखते हैं। तो क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लेना, नोट्स तैयार करते रहना। साथ के साथ जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके लिए एक ही सजेशन है कि अलजेब्रा आपको तभी अच्छी से कवर हो पाएगी जब आप इसके साथ के साथ नोट्स कवर करोगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल में रखने से आपकी अलजेब्रा अच्छी नहीं होगी। मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आपको तो सीखना है कुछ, तो उसके लिए नोट्स तो बनाने पड़ेंगे आपको। सही है नहीं है? तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या बोलता है बताओ?
ए स्टार बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी स्टार ए होना चाहिए। ये तो क्रम विनिमय नियम बोलता है। मैंने ए और बी को ले लिए दो एलिमेंट, वो कहाँ से लिए मैंने, आर से। आर क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है। अगर ये संक्रिया ए संक्रिया बी इक्वल टू बी संक्रिया ए, अगर ये सेटिस्फाई हो जाए ये कंडीशंस, यानी ये मैं प्रूव कर दूं ए स्टार बी के इक्वल में बी स्टार ए, तो फिर क्या बोल दूंगा, क्रम विनिमय नियम की पालना हो रही है। तो एलएचएस लेके चलता हूं मैं, ए संक्रिया बी। अब इसी संक्रिया को कैसे डिफाइन कर रखा है वो देखो क्वेश्चंस में। ए संक्रिया बी को डिफाइन कर रखा है ए प्लस बी माइनस ए बी, ठीक है, सही बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ मेरे को, क्या मैं इसे a प्लस बी को मैं b प्लस ए लिख सकता हूँ क्या, हाँ लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे को a और b कहाँ से ले रखा हूँ, मैं r से लेकर रखा हूँ। तो इनका ऐड करूँगा, a को b में ऐड करो या b को a से ऐड करो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और a और b एज इट इज लिख दिया मैंने, बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ मेरे को चेंज क्या करना है, a संक्रिया b को मेरे को b संक्रिया a बनाना है, तो उसके लिए क्या करनी चाहिए, b तो आ गया प्लस ए बी आ गया। अब इसको चेंज करना है, इसको बी ए करना है। अब बताओ एक को b से मल्टीप्लाई करो या b को a से मल्टीप्लाई करो, जब a और b कहाँ से हो, r से, तो कोई इफेक्ट पड़ता है क्या, नहीं। तो मैं इस अगली स्टेप में क्या लिख दूंगा, ए बी प्लस ए माइनस बी ए। बताओ कोई दिक्कत है क्या, यहाँ से कारण लिख दो, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए प्लस बी और b प्लस ए इक्वल होते हैं जब क्या हो, ये r में बिलोंग करते हो। तो ए बी इक्वल टू क्या होता है, बी ए होता है, बिलोंग्स टू r होता है। ये रीजन्स यहाँ लिख सकते हो आप, एग्जाम में भी इसी प्रकार आपको लिखना है रीजन बाई किस रीजन से मैंने अगली वाली स्टेप लिखी है, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, b संक्रिया a आ गया, तो a संक्रिया b इक्वल में क्या आ गया, b संक्रिया a आ गया। तो इसे लिख सकते हैं, यह संक्रिया r के लिए यानी परिमेय संख्याओं के समुच्चय r क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, ठीक है। तो इसे नोट्स में लिख दो, तो लिख दो, अतः संक्रिया लिख दो के लिए परिमेय संख्याओं का समुच्चय r क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, ठीक है। अब आगे क्या प्रूव करना है, साचर्यता देखनी है इसके लिए। तो इसके लिए 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे। साचर्यता देखो, एक बी और सी 3 एलिमेंट लिए साचर्यता के लिए। तो इसको साचर्यता के लिए क्या कंडीशन होती है, अगर 2 एलिमेंट के साथ संक्रिया करके तीसरे एलिमेंट के साथ संक्रिया करे, वो किसके इक्वल आ जाए, पहले एलिमेंट की संक्रिया और 2 लास्ट के एलिमेंट है उनकी संक्रियाओं के साथ, फिर उनकी संक्रिया फर्स्ट एलिमेंट के साथ करें, अगर वो इक्वल में आ जाए तो फिर क्या बोल सकते हैं, साचर्य नियम का पालन हो रहा है। तो देखो एलएचएस पार्ट लेके चलेंगे और आरएचएस इक्वल दिखा देंगे, तो फिर क्या हो गया, साचर्य नियम का पालन हो गया। तो ए संक्रिया बी, इनका संक्रिया लगाने के पश्चात किसी सी के साथ संक्रिया करेंगे। तो ए और बी डेफिनेशन परिभाषा से क्या है, ए प्लस बी माइनस ए बी, और वो किसके साथ संक्रिया करेगी, सी के साथ करेगी। अब मेरे को यहाँ ये टोटल तो क्या हो गया, ए हो गया संक्रिया, सी क्या हो गया, दूसरी एलिमेंट हो गया। अब इस संक्रिया को डेफिनेशंस जो क्वेश्चंस में दे रखे उस हिसाब से करना पड़ेगा। तो ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी, ये तो हो गया पहला एलिमेंट, यानी ए प्लस बी हो गया। अगर मैं इस टोटल को ए मान रहा हूँ, ए है, ये है, बी है, तो क्या लिखते हैं, ए प्लस बी। तो इसे टोटल को ए मान रहा हूँ, तो ए तो क्या हो गया, ए प्लस बी माइनस ए बी, और सेकेंड एलिमेंट क्या हो गया, सी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। फिर क्या होता है, माइनस चिन्ह होता है, तो माइनस लिखा दिया मैंने। ए बी यानी दोनों एलिमेंट होते हैं, इसको मैं टोटल एक एलिमेंट मान रहा हूँ, इसको एक एलिमेंट मान रहा हूँ, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो माइनस पहला एलिमेंट फिर मल्टीप्लाई दूसरा एलिमेंट, लिख दिया। बताओ कहाँ से लिखा ये चीज़, मैंने परिभाषा से, क्वेश्चंस में डिफाइन कर रखी है संक्रिया, मैंने वहाँ से ये चीज़ लिखी है, ठीक है। ओपन कर दो इसे, ए प्लस बी प्लस सी माइनस का ए बी माइनस का ए सी मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का बी सी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ए बी सी हो गया। इसे इक्वेशन नंबर में 1 दे देता हूँ। इसी प्रकार मैं RHS लेता हूँ, ले लो RHS। ए संक्रिया बी संक्रिया सी के साथ करने पर
तो ए संक्रिया बी और सी के साथ करेंगे तो क्या आएगा, बी प्लस सी माइनस बी सी। पहले तो दोनों एलिमेंटों का क्या होता है, ऐड होता है, फिर माइनस लगा के दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। बताओ कोई दिक्कत क्या है यहाँ, नहीं ना। अब क्या करना है, ए तो ये है, इस टोटल को मेरे को क्या मानना है, बी मानना है। तो क्या पहले संक्रिया डेफिनेशन से लगाओ, क्वेश्चंस में जो संक्रिया परिभाषा दे रखी है उससे लगाओ, ए प्लस बी, बी क्या है टोटल है, तो बी प्लस सी माइनस बी सी। बताओ कोई दिक्कत क्या यहाँ तक। फिर माइनस का चिन्ह होता है, माइनस का चिन्ह लगा दिया मैंने। फिर क्या होता है, दोनों एलिमेंटों का मल्टीप्लाई, तो ए मल्टीप्लाई ये टोटल होना चाहिए। तो ए कोष्टक बी प्लस सी माइनस बी सी कोष्टक बंद, दो एलिमेंटों का क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो इसे ओपन कर दो, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस का ए सी, और ये बी सी है, बी सी लिख दिया माइनस का। अब माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो ए प्लस का ए बी और सी हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 क्या इक्वल में है, क्या इक्वल है ना, तो लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 से। तो देखो आगे लिखो नोट्स में, समीकरण 1 व 2 से ए स्टार बी स्टार सी इक्वल किसके आ रहा है, ए स्टार बी स्टार सी के। ठीक है, यानी जो संक्रिया है वो साचर्य नियम का पालन कर रही है। तो लिख देंगे अतः संक्रिया साचर्यता नियम की पालना करती है। बताओ कोई दिक्कत क्या यहाँ तक, नहीं ना। अब आगे क्या चेक करेंगे, इसमें तीसरा में बता रखा है तत्समक अवयव, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें चेक करना है। तो करो, ठीक है। ए एलिमेंट लिया मैंने, कहाँ से लिया, आर से। आर क्या है, प्रीमिय संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, अब तत्समक अवयव चेक करते हैं। ए स्टार बी इक्वल टू क्या हो गया, ए, तो यहाँ बी क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। ठीक है ना। अब ये बी आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, बट बी तो क्या दे रखा है, संक्रिया में दे रखा है, तो यहाँ दिक्कत होगी ए और बी में। तो मैं इसको ए इक्वल टू क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अगर एक्स स्टार संक्रिया है, जो ये संक्रिया है वो बी के साथ करने पर क्या आ गए बी, तो फिर एक्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। मैंने डिफरेंट क्यों माना है, क्योंकि ये फिर वो सेम एलिमेंट हो जाएंगे ए और बी। तो ए और बी तो संक्रिया में भी दे रखे हैं, डिफाइन कर रखे हैं, तो इसीलिए मैं इस बी को क्या नहीं मानूंगा, बी को क्या नहीं मानूंगा, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मान रहा। करने के लिए मैंने क्या किया है, ए इक्वल टू एक्स मान लिया। तो एक्स स्टार बी इक्वल टू बी आ जाए, या बी स्टार एक्स इक्वल टू क्या आ जाए, बी। तो एक्स क्या हो गया, फिर आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो अपना काम बन जाएगा। फिर बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज़ आपको समझ में आई नहीं आई, मैं इसे इसलिए नहीं लिख रहा। फिर ये दोनों नोटेशन है, ए और बी क्वेश्चन में दे रखे हैं, फिर इसी में बी को क्या करना पड़ेगा, मेरे को आइडेंटिटी बताना पड़ेगा। इसलिए मैं डिफरेंट ले रहा हूँ, ए इक्वल टू क्या ले रहा हूँ, एक्स ले रहा हूँ, डिफरेंट एलिमेंट एक्स ले लिया मैंने। तो एक्स का मैं संक्रिया कर रहा हूँ बी के साथ, तो एक्स क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तभी तो बी आएगा। अगर बी के साथ में इस एक्स के साथ में ऑपरेशन कर रहा हूँ तो फिर क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। तो इस कब आएगा, जब एक्स क्या हो, आइडेंटिटी एलिमेंट हो। तो मेरे को एक्स को क्या दिखाना है, आइडेंटिटी एलिमेंट दिखाना है, और वो कहाँ होना चाहिए, ऑब्वियसली प्रीमिय संख्याओं के समुच्चय में होना चाहिए, यानी आर में होना चाहिए। तो इसके लिए करते हैं आगे, देखो तो इसे डेफिनेशन से लिख दो। एक्स संक्रिया बी को क्या लिखेंगे, एक्स प्लस बी माइनस एक्स बी इक्वल में क्या है, बी दे रखा है तो बी लिख दिया। ठीक है, एक्स माइनस एक्स बी, इस बी को मैं इस साइड में ले गया तो क्या हो गया, 0। एक्स कॉमन ले लिया तो 1 माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो x इक्वल टू या तो 0 होगा या फिर b इक्वल टू क्या होगा, 1। हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। क्या रहा है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट, क्या रहा है, 0। और क्या 0 आर में है, क्या है, तो लिख दो। तो लिख दो 0 एक्स इक्वल टू 0, जो किस में बिलोंग कर रहा है, आर में। अतः तत्समक अवयव आर में विद्यमान है। अगर तत्समक अवयव मिल गया आर में तो लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत क्या, बताओ। आगे फोर्थ प्रॉपर्टीज कौन सी करवाई थी, उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है तो बताओ कि कौन से अवयव प्रतिलोम है किसका, यानी आर में बताना है कि अगर प्रतिलोम है तो फिर प्रतिलोम अवयव को बताना पड़ेगा कि ये इसका प्रतिलोम है। तो चेक करते हैं आगे, देखो प्रतिलोम के लिए कंडीशंस करते हैं। ए और बी कहाँ से ले लिए, मैंने आर से ले लिए। अब ए संक्रिया बी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, अगर मैं ए का ए के इन्वर्स के साथ संक्रिया लगाऊं तो क्या जाना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाना चाहिए। ठीक है,
अभी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आया था 0, तो क्या आ जाना चाहिए 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, अब संक्रिया को डेफिनेशंस को, इस संक्रिया को डेफिनेशंस के रूप में लिखो, परिभाषित किस प्रकार कर ऑपरेशंस को, a प्लस बी माइनस ए बी इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इस a को मैं इस साइड में ले जाऊँ तो माइनस का है, b कॉमन ले लिया 1 माइनस ए। आ रहा है कुछ बात समझ में? अरे प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल में क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो a स्टार b इक्वल टू क्या हो रहा है, आइडेंटिटी, तो b क्या हो जाएगा, a का प्रतिलोम हो जाएगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी b इक्वल में क्या आ जाएगा, a इनवर्स आ जाएगा। b के स्थान पे अपने a इनवर्स ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, तो मैं इसलिए a इनवर्स के स्थान पे क्या ले रहा हूँ, b ले रहा हूँ। ठीक है, तो b इक्वल में क्या आ गया, माइनस का a अपॉन 1 माइनस ए। अब a क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, अगर 1 हो गया तो ये क्या हो गया 0, तो 1 अपॉन 0 तो इन्फिनिटी हो गया, तो a क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1। अगर मैं इसे b, अभी मैंने क्या बताया था, इनवर्स मतलब प्रतिलोम क्या होता है, इनवर्स होता है, तो b इक्वल में मैंने वो लिख दिया a इनवर्स, और इसे -1 को मैंने कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ, तो a अपॉन a माइनस 1, और a क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लिख दो a इक्वल टू 1 को छोड़कर r के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है। हमें वो सभी एलिमेंट्स बता दिए हैं कि a इक्वल टू 1 नहीं लेना है, बाकी आप किसी के लिए भी चेक करो, हमेशा इनवर्स आपको मिलेगा, यानी प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3 क्वेश्चंस कर लिए हमने, 2 एग्जाम्पल, 1 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर इसमें कहीं भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो बेझिझक कमेंट करके मेरे को बता सकता है, इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मेरे को बता सकता है, फेसबुक आईडी पे मैसेज करके मेरे को बता सकता है, टेलीग्राम पे ऐड हो जाओ, ज्वाइन कर लो टेलीग्राम को, वहाँ मैं नोट्स की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस शीट होंगी, कुछ क्वेश्चंस होंगे पिछले ईयर्स के, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप टेलीग्राम द रियल मैथ नाम से है, आप टेलीग्राम पे जाके सर्च भी कर सकते हो द रियल मैथ्स, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप ऐड हो सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम में जाके सर्च कर सकते हो द रियल मैथ्स। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अभी थोड़ा, आज वैसे क्लास तो लंबी हो गई, फिर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो अपना कवर हो जाएगा 2-3 दिन जब क्लास नहीं आई उसका। तो देखो आगे का क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन है, जी एक क्रमबद्ध युग्म, जी क्या है, जो जी सेट है ना वो क्या है, ए और बी, यानी क्रमबद्ध युग्मों के रूप में एक समुच्चय है। ठीक है, समुच्चय है, बट उसमें क्या होना चाहिए, युग्म होने चाहिए ए और बी के रूप में, जिसमें ए और बी क्या हाँ से है, आर से है। ठीक है, रियल नंबर से हैं, और ए नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ए क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और द्विआधारी संक्रिया क्या दे रखी है, द्विआधारी संक्रिया दे रखी है इसने, ए कॉमा बी ये युग्म के रूप में दे रखा है, वो संक्रिया स्टार है, वो किस प्रकार डिफाइन कर रखी है। दूसरी युग्म है सी कॉमा डी, इन दोनों के बीच में जो संक्रिया डिफाइन कर रखी है वो कैसे कर रखी है, ए सी प्लस बी सी प्लस डी, यानी ए को मैं सी से साथ मल्टीप्लाई करूँ, फिर बी को मैं सी के साथ मल्टीप्लिकेशन करूँ, तो एक के साथ अगर मैं सी को मल्टीप्लिकेशन किया तो एक एलिमेंट आ गया। दूसरा एलिमेंट कैसे आएगा, बी को सी के साथ मल्टीप्लिकेशन किया प्लस जो सेकेंड एलिमेंट बच गया ना वो लिख दिया प्लस डी। तो इस डेफिनेशंस को आप समझो कि ये ऑपरेशन हमें किस प्रकार डिफाइन कर रखा है, ये संक्रिया हमें किस प्रकार डिफाइन कर रखी है, वो आगे दिक्कत नहीं आएगी। आप देखो एक बार कि ए का सी के साथ मल्टीप्लिकेशन कर रखा है तो ए सी आ गया, तो एक एलिमेंट आ गया। बी का सी के साथ मल्टीप्लिकेशन प्लस जो ये डी बच गया उसको ऐड कर दो साथ में, तो ये दूसरा एलिमेंट आ गया। ये स्टार इस प्रकार परिभाषित कर रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है आपको, यानी द्विआधारी संक्रिया आपको प्रूफ नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ के द्वारा प्रदर्शित है, तो सिद्ध करो जी कॉमा स्टार एक नॉन आबेलियन ग्रुप है या अनआबेली ग्रुप है। ठीक है, चाहिए आपको सबसे पहले हमें समवर्तता दिखाएंगे, फिर दिखाएंगे साचर्यता का नियम, फिर दिखाएंगे तत्समक अवयव का अस्तित्व है या नहीं है, फिर दिखाएंगे प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है या नहीं है, फिर दिखाएंगे क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो बोल देंगे कि ये आबेली ग्रुप नहीं है,
और अगर हो गया तो बोल देंगे कि आबेली ग्रुप है। तो समवर्तता तो हमें इसमें सिद्धि नहीं करनी क्योंकि दे रखा है द्विआधारी संक्रिया है, तो इसके तो डायरेक्ट लिखेंगे। समवर्तता दिया गया क्रमबद्ध युग्मों का समुच्चय G एक द्विआधारी संक्रिया है, अतः G स्वतः ही समवर्त गुणधर्म का पालन करता है। बताओ कोई दिक्कत क्या। अब साचर्यता के लिए और तत्समक अवयव के लिए और प्रतिलोम अवयव के लिए और क्रम विनिमय नियम के लिए, इनके लिए हमें इसे प्रूफ करना है। तो देखो साचर्यता नियम देखो, पहले स्क्रीनशॉट ले लेना, क्वेश्चंस का ले लिए होंगे अब तक अभी तक तो आपने, और साथ के साथ इसे नोट भी करते रहना। तो लिखो साचर्यता के लिए मैंने कोई 3 युग्म ले लिए, A, B, C, D और E, F। कहाँ से है? वो G से है, ठीक है। और ये जो A, B, C, D, E, F और E कहाँ से है? R से है, ठीक है, रियल नंबर से है। हमें सिद्ध क्या करना है? साचर्यता के लिए क्या करना पड़ता है? किसी 2 युग्म का संक्रिया तीसरे युग्म के साथ, यानी किसी 2 एलिमेंट के साथ संक्रिया करके फिर तीसरे किसी एलिमेंट के साथ संक्रिया करते हैं, वो किसके इक्वल में आनी चाहिए? पहले एलिमेंट के साथ संक्रिया लास्ट के 2 एलिमेंट के साथ जो संक्रिया की, जो हमें एलिमेंट मिला उससे पहले एलिमेंट के साथ संक्रिया कर दी और फिर वो इक्वल में आ गया, तो क्या बोल देंगे? साचर्यता नियम का पालन। इसी प्रकार यहाँ कर रखा है, पहले 2 युग्मों के साथ संक्रिया लगाई, यहाँ से जो रिजल्ट आया उसके मैं तीसरे युग्म के साथ संक्रिया लगाऊंगा, वो किसके इक्वल में आ जाए? यदि पहला युग्म संक्रिया अगर लास्ट के 2 युग्म की संक्रिया लगाने के पश्चात जो रिजल्ट आएगा उसको मैं फर्स्ट युग्म के साथ ऑपरेट करूं, वो इसके इक्वल में आ जाए, तो फिर क्या बोल दूंगा मैं? साचर्यता नियम की पालना हो रही है। तो हमें लेफ्ट हैंड पार्ट लेते हैं सबसे पहले, फिर उसको दिखा देंगे कि अगर वो RHS के इक्वल हो गया तो बता देंगे कि ये साचर्य नियम की पालना कर रहा है। तो पहले ले लो LHS, तो लिखो आगे नोट्स, लिखो LHS A, B स्टार C, D, ठीक है, मजले कोष्टक में ले लो, स्टार E, F एक युग्म अलग से ले लिया, ठीक है। अब इसे ओपन करो डेफिनेशन से। किसे ओपन करना पड़ेगा? सबसे पहले इसे ओपन करेंगे, जो इसका रिजल्ट आएगा उसका इसके साथ फिर ऑपरेशन करेंगे। तो करो, A को C से मल्टीप्लाई किया, एक एलिमेंट आ गया, लिख दिया मैंने। फिर मैंने क्या बताया था? B का C के साथ मल्टीप्लीकेशन किया प्लस D को ऐड कर दो, BC प्लस D। ये तो मैंने कहाँ से लिखा है? क्वेश्चंस में जो संक्रिया परिभाषित कर रखी है वो इस प्रकार कर रखी है, ठीक है। कोष्टक में लिख दो इसे, स्टार E, F ये दूसरा युग्म है। अब ये तो एक टोटल एक युग्म हो गया और ये टोटल एक युग्म हो गया, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बताया था कि पहला एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस दूसरा एलिमेंट इसका पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो बच गया उसको ऐड कर देंगे। बताओ कोई दिक्कत क्या है? यहाँ तक आपको नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। इसी प्रकार इसको ओपन करो डेफिनेशन से, AC को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इससे। दूसरे एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इससे। तो दूसरा एलिमेंट क्या है इसमें? BC प्लस D। तो BC प्लस D किसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इस जो आया लास्ट में है उसको क्या कर देते हैं? प्लस F कर देते हैं। तो इसे ओपन कर दो, ACE BCE प्लस DE प्लस F, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब RHS लेके चलो, अगर यही बराबर में आ गया, इक्वेशन इक्वल 1 के बराबर में आ गया, तो फिर बोल देंगे कि साचर्य नियम का पालन हो रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो RHS लेते हैं। तो RHS देखो, A, B स्टार C, D स्टार E, F, इन दोनों के साथ पहले ऑपरेशंस लगाओ और फिर क्या आएगा? जो इसके साथ रिजल्ट आएगा उसका AB के साथ ऑपरेशन करेंगे। तो इसमें लगाओ, पहले क्या हो जाएगा? CE एक एलिमेंट आ गया, फिर क्या आएगा? दूसरा एलिमेंट DE प्लस F आएगा। तो मैंने ओपन कर दिया डेफिनेशन से, CE प्लस DE प्लस F। अब ये टोटल्स क्या है? एक युग्म है, ये एक युग्म है। अब इसको फिर ऑपरेशंस लगाओ, तो A का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हुआ, बताओ। फिर B का दूसरे एलिमेंट के साथ क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा। तो B मल्टीप्लिकेशंस C, E। बताओ कहाँ दिक्कत है इसमें आपको? B का मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया? C और E के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया,
ठीक है। प्लस में क्या आएगा, जो बच गया वो लिख देते हैं। अगर यहाँ टोटल एक एलिमेंट डी बचा तो मैंने डी लिख दिया था, अब यहाँ डी प्लस एफ लिखा तो डी प्लस एफ लिख दिया। तो बताओ कोई दिक्कत है? दोबारा से देखो, ए को पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, एक एलिमेंट आ गया, ठीक है। बी को इससे मल्टीप्लाई किया, किससे? इस एलिमेंट के साथ, प्लस जो दूसरा एलिमेंट बचा था उसको प्लस करके लिख दिया। डी प्लस एफ ही है तो एफ ही लिख दिया। बताओ कोई दिक्कत क्या? अभी पहले मैंने आपको ओपन करके बताया है सी और डी और ई एफ को, उसी प्रकार मैंने इसको ओपन किया है। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। अगर ऐसे आपको दिक्कत आ रही है तो आप इसे टोटल को क्या मान लो? ए मान लो। ए दे रखा है, बी दे रखा है, तो इसे टोटल को सी मान लो, इसे डी मान लो, फिर ए और सी और डी की वैल्यू रख देना, यही ओपन होगा, ऐसे ही ओपन होगा। तो इसे ओपन कर दो, ए सी बी सी ई प्लस डी ई प्लस एफ। तो क्या यही इक्वेशन 1 है? क्या है इक्वेशन 1? तो लिख दो, समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर RHS है, तो लिख दो। आता है ये दोनों युग्म ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी की संक्रिया ई कोमा एफ के लगाएंगे तो वो इक्वल आएगी किसके? ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी स्टार ई कोमा एफ के। तो हमने LHS इक्वल टू RHS कर दिया, तो क्या हो गया? समुच्चय जी संक्रिया स्टार के लिए साहचर्य नियम का पालन करता है। साहचर्य नियम के लिए हमने इसे दिखा दिया। हमें अब क्या दिखाना है? तत्समक अवयव दिखाना है, एक प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व दिखाना है और एक क्रम विनिमय दिखाना है। 3 चीज़ और दिखानी है, फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको मैंने बहुत प्रैक्टिस करा दी है आबेली ग्रुप के लिए, तो आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो वो आपको मेरे हिसाब से गलत नहीं होगा, आप इजी वे में इसे कर लोगे। मैट्रिक्स के लिए मैंने बता दिया, सेट के लिए मैंने बता दिया। अब इसमें जब संक्रिया को किस प्रकार डिफाइन कर रखा है वो मैंने आपके बता दिया। बताओ दिक्कत कहाँ आएगी? मेरे हिसाब से आपको दिक्कत कहीं भी नहीं आएगी। तो अब आगे देखते हैं तत्समक अवयव। तत्समक अवयव के लिए माना तत्समक अवयव अल्फा और बीटा है। मैंने 2 एलिमेंट मान लिए अल्फा और बीटा, युग्म के रूप में माना है तत्समक अवयव भी। तो युग्म के रूप में तत्समक अवयव मान रहा हूं तो तत्समक क्या आना चाहिए? बताओ युग्म के रूप में तो तत्समक अवयव आएंगे वही सी ऑर्डर पेयर में आएंगे। सॉरी, अगर ये तत्समक अवयव हैं तो ए कोमा बी की मैं संक्रिया इस तत्समक अवयव के साथ करूँ तो यही ऑर्डर पेयर वापस आ जाना चाहिए। तो फिर क्या बोल दूंगा मैं? अल्फा और बीटा क्या है? तत्समक अवयव है। अब ये क्या आते हैं वो चेक करते हैं। अब इसमें डेफिनेशंस लगाओ, ए कोमा बी स्टार अल्फा कोमा बीटा, यानी 2 युग्मों के बीच में स्टार संक्रिया दे रखी है तो वो कैसे डिफाइन करते हैं? ए को अल्फा से मल्टीप्लाई करो, एक एलिमेंट आ गया, कोमा लगाओ, बी को अल्फा से मल्टीप्लाई करो, प्लस जो सेकेंड एलिमेंट बच गया उसको प्लस ऐड कर दो। तो ये 2 एलिमेंट युग्म आ गए, किसके इक्वल में आए? ए कोमा बी के इक्वल में आ गए। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं? एलिमेंटों की तुलना करो और अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो। तुलना करने पर क्या आया? ए अल्फा इक्वल टू तो क्या हो गया? ए, और बी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया? बी हो गया। तो ए अल्फा इक्वल टू, तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया। बीटा इक्वल टू क्या आ गया? 0। क्यों? क्योंकि अल्फा इक्वल टू क्या देखा? 1, तो 1 तो बी हो गया, तो बी को इधर ले जाऊँ तो माइनस का बी हो जाएगा, तो बी माइनस बी क्या हो जाएगा? 0। तो बीटा की इक्वल टू वैल्यू तो क्या आ गई? 0, और अल्फा की क्या आ गई? तो हमारे पास जो तत्समक अवयव माना था अल्फा और बीटा उसकी वैल्यू आगे कि नहीं आएगी? तो अल्फा इक्वल टू तो 1 और 0। तो एक कैसा युग्म बनेगा, कैसा ऑर्डर पेयर बनेगा? 1,0। तो ये क्या हो जाएगा? तत्समक हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसे लिख दो। अतः 1,0 जी में बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्डर पेयर में है। और तो लिख दो, अतः तत्समक अवयव का अस्तित्व है। बताओ कोई दिक्कत क्या है यहाँ तक? मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। आगे देखते हैं प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है, और फिर उसके बाद में लास्ट देखेंगे क्रमचय क्रम विनिमय नियम का पालन। ठीक है, तो देखो प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। उसमें ऑल ऑप्शन आएगा, उसे आप उस पर क्लिक कर दें, क्योंकि जब भी मैं क्लास अपलोड करूंगा उससे पहले आपके पास क्या आ जाएगा? नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि आज अलजेब्रा की क्लास अपलोड हो चुकी है। ठीक है ना? अभी हम देखेंगे प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। क्या देखेंगे? अगला टॉपिक है प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। देखो, इसे स्क्रीनशॉट ले लेना अभी, जिसने भी नहीं लिया हो। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व माना x, y ए, बी का प्रतिलोम है।
अगर ए कोमा बी का प्रतिलोम है तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए भाई संक्रिया लगाने पर। ए कोमा बी युग्म का अगर मैं ऑपरेशंस करूँ एक्स कोमा वाई को तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। और आइडेंटिटी अभी मैंने फाइंड आउट कर लिया 1,0 है, तो इसके साथ अगर ऑपरेशन करूँ तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। फिर ही तो एक्स कोमा वाई को क्या मानूंगा मैं, प्रतिलोम मानूंगा। तो मैंने मान लिया एक्स कोमा वाई क्या है, ए कोमा बी का क्या है, प्रतिलोम है। अब मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूंगा एक्स और वाई की, ठीक है। तो इसे सोल्व करो, लिखो ए कोमा बी स्टार एक्स कोमा वाई क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। अब इसकी डेफिनेशंस एग्जाम में क्वेश्चंस में क्या दे रखी है वो देखो, ऑपरेशंस की यानी संक्रिया की डेफिनेशन किस प्रकार परिभाषित करा है लिखो। ए को एक्स से मल्टीप्लाई करो तो ए एक्स पहला एलिमेंट आ गया। दूसरा एलिमेंट के लिए बी को एक्स से मल्टीप्लाई करो तो बी एक्स प्लस जो बच गया उसको लिख दो बी एक्स प्लस वाई इक्वल में क्या चल रहा है 1,0। अब यहाँ से क्या कर दो, कंपेयर कर दो यानी तुलना कर दो। तो ए एक्स इक्वल टू तो क्या आ गया 1 और बी एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया 0। तुलना करने पर देखो, तुलना करने पर क्या आता है लिखो, तुलना करने पर आगे लिखो। तो ए एक्स इक्वल टू क्या हो गया 1 और बी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 तुलना की। तो x इक्वल टू क्या आ गया 1/a और y इक्वल में क्या आ गया, बताओ y इक्वल में क्या आ गया माइनस का b अपॉन x, b अपॉन a सॉरी, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 1/a, तो ये क्या आएगा माइनस का b x आएगा ना, तो x के स्थान पे मैंने क्या लिख दिया 1/a, ठीक है। अब देखो प्रतिलोम अवयव x और y की वैल्यू आ गई, तो प्रतिलोम अवयव मिला कि नहीं मिला, a और b का मिल गया, कैसे मिला लिख दो। तो अतः प्रतिलोम अवयव 1/a कोमा माइनस का b अपॉन a बिलोंग्स टू जो g में है, और ए क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये तो कंडीशन थी क्वेश्चंस में और यहाँ भी यही चीज आ रही है। अगर 0 हो गया तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। अगला टॉपिक है क्रम विनिमय, उसे भी देख लो क्या है, लास्ट टॉपिक है क्रम विनिमय। लास्ट टॉपिक अगर ये क्रम विनिमय हो गया तो फिर बोल देंगे 4 कंडीशन तो अभी तक सेटिस्फाई होगी, अगर 5वीं कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी तो बोल देंगे कि अगली ग्रुप है, अगर नहीं होती है तो फिर बोल देंगे कि अगली ग्रुप नहीं। अभी तक जितने भी एग्जाम्पल किए हमने उसमें सभी में हमने प्रूफ किया है कि ये अबेली ग्रुप है। तो ये देखते हैं एग्जाम्पल इसमें भी क्या अबेली ग्रुप होता है या नहीं होता है, तो चेक करो। क्रम विनिमय के लिए मैंने क्या करना है, ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी, दो मैंने कोई युग्म ले लिए, ठीक है। ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी किसके इक्वल आ जाए, सी कोमा डी स्टार ए कोमा बी के आ जाए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो फिर क्या बोल देंगे, क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है। सही बात है या नहीं। अगर ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए आ जाए तो फिर वो क्या हो जाता है, क्रम विनिमय आ जाता है। तो यही चीज मैंने लिखी है, बी स्टार ए लिखा है इसको। सबसे पहले एलएचएस पार्ट लेके चलेंगे, अगर फिर आरएचएस पार्ट लेके चलेंगे, अगर दोनों इक्वल हैं तो बता देंगे कि ये क्रम विनिमय पालन कर रहा है। तो एलएचएस क्या है, ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी, इसे ओपन कर दिया मैंने, ए को सी से मल्टीप्लाई करते हैं सी कोमा बी को सी से मल्टीप्लाई किया बी सी प्लस जो बच गया उसको ऐड कर दिया डी, ठीक है। ये तो हो गया एलएचएस। आरएचएस देखो सी डी स्टार बी डी, उसे भी लिखो, आरएचएस को लिखो सी कोमा डी स्टार ए कोमा बी। तो इसे करो, सी को ए से मल्टीप्लाई कर दिया सी ए, फिर डी को ए से मल्टीप्लाई कर दिया डी ए, जो बच गया बी उसको ऐड कर दो। अब देखो ए सी इक्वल में सी ए तो हो सकता है, क्यों मल्टीप्लीकेशन है, बट क्या बी सी प्लस डी डी ए प्लस बी ए के इक्वल में होगा क्या, कभी नहीं होगा। आप किसी भी आर के किसी भी एलिमेंट के लिए चेक कर लेना, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। आप कोई भी एग्जांपल लेके देख लो, ए इक्वल टू 1 ले लो, बी इक्वल टू 2 ले लो, सी इक्वल टू 3 ले लो, डी इक्वल टू 4 ले लो। अगर यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मेरे को बता देना आप। रफ कॉपी में चेक करो, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू, अगर किसी एक एग्जाम्पल के लिए गलत हो गया तो फिर वो कंडीशन गलत है या नहीं है। अगर जो मैं कंडीशन बता रहा हूँ, जैसे ए इक्वल टू 1 ले लिया, बी इक्वल टू 2 ले लिया, सी इक्वल टू 3 ले लिया, डी इक्वल टू 4 ले लिया, तो यहाँ अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो क्या बोलोगे, सही है, नहीं। किसी ना किसी एक पॉइंट के लिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इक्वल में नहीं आ रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होगा। तो ये चीज़ नोट्स में भी लिख दो, क्या दिक्कत है। तो लिखो परंतु बी सी प्लस डी नॉट इक्वल टू किसके, डी ए प्लस बी के। फॉर ऑल ए कोमा बी सी डी बिलोंग्स टू आर, प्रत्येक ए बी सी और डी के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। प्रत्येक यानी हर के लिए, किसी के लिए हो जाए वो कोई जरूरी नहीं है, पर हर के लिए नहीं हो रही। एक जगह भी गलत ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, इसका मतलब क्या हो गया, ये गलत है, इक्वल में नहीं है।
तो लिख दो इसे। अतः ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है सी कोमा डी स्टार ए कोमा बी के, यानी इस युग नहीं है। अतः क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं होती, यानी ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, तो फिर वो क्या होगा, क्रम विनिमय नहीं होगा। तो अतः लिख दो, अतः जी कोमा स्टार एक आबेली ग्रुप नहीं है, अर्थात नॉन आबेलियन या अनआबेली ग्रुप है। इसे क्या बोल सकते हैं फिर, ये नॉन आबेलियन ग्रुप है या फिर अनआबेलियन ग्रुप है। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, पहले फॉलो करना पड़ेगा आपको वहाँ, फिर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, या फिर फेसबुक आईडी पे, टेलीग्राम से भी आप जुड़ लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे तीनों के। ठीक है, कहीं भी मेल आईडी से कहीं से भी मेरे को कांटेक्ट करके जो भी प्रॉब्लम आती है आपकी वह शेयर कर सकते हो, उसका आपके सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाया जाएगा। आज 4 एग्जाम्पल कर लिए हैं, 4 क्वेश्चंस मान लो या एग्जाम्पल मान लो, तो थोड़ी आज क्लास लेंथ ही हो गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अलजेब्रा में। अलजेब्रा बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको मैं पढ़ाऊँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। अगली नेक्स्ट क्लासेज में सभी का धन्यवाद। जय हिंद।